ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, मैं आज का जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो रिसर्च के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अगस्त 2024 को ऑनलाइन पेपर है यूजीसी नेट सोशल वर्क का, और रिसर्च की कल मैंने एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है ओवरव्यूज़ के रूप में। एक मेन पॉइंट पर मैं बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों से। आज ये दूसरी क्लास है, ठीक है। और ये रिसर्च के अंतर्गत जो जैसे कि एमपी सेट के कुछ स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि उनके टॉपिक को भी ये टच करता है, और जो कि यूनिट नंबर 2 एमपी सेट में है। तो यहाँ पर एमपी सेट का ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, किस तरीके से रिसर्च के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 61 है, ये आपसे कह रहा है कि किसी विशेष समय बिंदु पर तथ्य संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है क्या। अब प्रश्न है किसी विशेष समय बिंदु पर, ना किसी विशेष, यही कीवर्ड है, किसी विशेष समय बिंदु पर तथ्य संग्रहण वाला अध्ययन होता है, मतलब फैक्टों को कलेक्ट करता है। तो वह बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, प्रतिनिधानात्मक अध्ययन होता है ना। यहाँ सही ऑप्शन जो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाए। ये रिसर्च का क्वेश्चन है। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन एक प्रकार का शोध डिजाइन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप एक ही समय में अलग अलग व्यक्तियों से डेटा एकत्र करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से डेटा एकत्र करते हैं। क्रॉस सेक्शनल शोध में ये क्रिया बेसिकली बड़ी फेमस रही है। इसमें वेरिएबल को प्रभावित किए बिना उनका निरीक्षण किया जाता है। वेरिएबल को प्रभावित किए बिना ही बेसिकली क्या कर देता है, उसको निरीक्षण कर देता है। इसी में जैसे एक अनुदैर्य भी होता है, मैं बात करूंगा आपको इसको। हम लोग ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करते हैं, वो अनुदैर्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे आज की क्लास में कवर होगा ये भी, ठीक है। तो ये डिजाइन का पार्ट है। अभिकल्प दो टाइप में होता है बेसिकली, ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे, जिसमें 61 का ऑप्शन थर्ड बनेगा, ये सवाल बनेगा, है ना। सर एक प्रश्न पूछना था जी, बताए। ये 3 जो ऑप्शन है ये भी बता दीजिए ना प्लीज उसमें। अच्छा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे एक कोहर्ट स्टडी होता है, ये बड़ा आसान होता है। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से कई बार डिस्कशन किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं संगणन अध्ययन के रूप में। इस प्रक्रिया के रिप्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं, संगणन मतलब एक प्रकार से कैलकुलेशन संबंध में जो अध्ययन को रिप्रेजेंट कर लेता है, वो कोहर्ट स्टडी को दर्शाता है। देखिए, साधारण शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ, अगर कोई आपसे मीनिंग पूछ ले कि रिसर्च में कोहर्ट स्टडी क्या होता है, यानी संगणन अध्ययन क्या होता है, तो आप एक शब्दों में ये बताइए कि एक ऐसा शोध अध्ययन जो किसी विशेष परिणाम की तुलना के आधार पर किया जा रहा हो। किसी विशेष, मान लीजिए व्यक्ति के ग्रुप में अगर कोई कार्य हो रहा है और किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर समस्या बन रही है ना, और उस पर्टिकुलर समस्या को अध्ययन की परिप्रेक्ष्य में कहेंगे कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी, इसे हम लोग हिंदी में संगणन अध्ययन कहते हैं। संगणन अध्ययन एक प्रकार के अनुदैर्य अध्ययन को भी रिप्रेजेंट करता है। अनुदैर्य अध्ययन एक विशेष रूप का बेसिकली यहाँ पर लोगों का एक समूह होता है, और उस समूह में एक परिभाषा, एक विशेषता को बताता है, पर्टिकुलर एक समस्या को लेकर। तो यह एक प्रकार का पैनल अध्ययन है, जहां पैनल में शामिल व्यक्ति एक सामान्य विशेषता का साझा कर रहा है, उसे कोहर्ट अध्ययन कहेंगे। कोविड-19 है, अब कोविड-19 के बारे में आपको अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, कोहर्ट स्टडी कहलाएगी, है ना। कोहर्ट स्टडी कहलाएगी। इसी को संदर्भ में हम लोग जनसंख्या वर्ग अध्ययन कहते हैं, या सहगण अध्ययन कहते हैं, इसी को कोहर्ट स्टडी को। सर इसी से एक क्वेश्चन आया था 2023 दिसंबर में, हाँ, विच इज नॉट अ स्टडी डिजाइन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस कल्चर, इंटरव्यू और लॉन्गिट्यूडिनल। देखिए मैं आपको बता दूं, अभिकल्प के प्रक्रिया में जब भी हम बात करते हैं डिजाइन के परिप्रेक्ष्य में या दृष्टिकोण में, सर,
तो अध्ययन करने के दौरान में हमारे सामने एक एक्टिव और एक एट्रीब्यूट, दो टाइप के बेसिकली डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत सर क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल ये संपर्कों की संख्या के आधार पर अध्ययन बताए गए हैं। तो टाइप तो इसके कई होते हैं, है ना, इसके टाइप कई होते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ध्यान देना कि यदि आपसे पूछता है यह स्टडी डिज़ाइन को लेकर कि आप इसके बताएं जरा टाइपों के रूप में, तो आप एक को बताइएगा क्रॉस और दूसरे को बताइएगा आप लॉन्गिट्यूडनल। तो जो क्रॉस होगा वो अध्ययन के दौरान प्रदत्त केवल एक ही बार एकत्र किए जाएंगे, और एक बार एकत्र करने का मतलब एक प्रकार का ऐतिहासिक शोध का उदाहरण माना जाएगा। और जो लॉन्गिट्यूडनल होगा वो जानकारी एक से अधिक बार देगा, है ना, जानकारी एक से अधिक बार देगा। जैसे कि जब एक दवा का प्रभाव देखने के लिए किया जाता है प्रयोग, तो रोगी व्यक्ति की दवा खिलाने से पहले और बाद स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यानी आपने 2 बार डेटा को कलेक्ट किया। जब रोगी हॉस्पिटल में आया तो आपने देखा उसकी कंडीशन खराब थी, दवा खाने के बाद हो सकता है उसकी कंडीशन अच्छी हो गई, मे भी हो सकता है बिगड़ भी सकती है, रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन पे ये 2 अभिकल्प होते हैं, और ये दोनों अभिकल्प यूज होते हैं केवल और केवल डिजाइन में, है ना, केवल और केवल डिजाइन में। ठीक है, तो कहने का आशा इसमें कई टाइप होते हैं, मुख्य रूप से ये 2 ही होते हैं। कोहर्ट का आप याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर एक प्रक्रिया में, किसी पर्टिकुलर एक संदर्भ में आपको याद रखना होगा, जहां वो सैंपल रिप्रेजेंट करेगा उसे कोहर्ट का नाम हम लोग देंगे। यह आपको ध्यान रखना होगा। आइडेंटिफिकेशन रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज के लिए सबसे बेटर कौन सा यह स्टडी होता है, तो उसे कोहर्ट स्टडी कहते हैं। मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, अगर पेपर में सवाल आएगा तो यही लिखा रहेगा साफ शब्दों में, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज। ये आपको ध्यान रखना होगा। कोहर्ट या स्टडी में पर्टिकुलर इसी चीज़ पर बात करता है। कोहर्ट अध्ययन बीमारियों के जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, और शोधकर्ता यानी आपको बीमारी को रोकने या उसका इलाज करने के लिए मदद करने के लिए संभावित हस्तक्षेप की पहचान करने में मदद करता है कोहर्ट या स्टडी। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार बताइए, कोहर्ट या स्टडी अगर क्लियर है तो मैं आगे बताऊं नेक्स्ट कोई ऑप्शन को। क्लियर सर। ये हाँ, ये पॉइंट आप प्लीज ध्यान रखेंगे। एक देखिए हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है ट्रेंड, है ना, ये भी एक ऑप्शन हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, और मैं चाहूंगा इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रेंड, ये जो ट्रेंड स्टडी आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा समझे रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे सवाल बना तो इससे सवाल अवश्य बनाया जा सकता है। ट्रेंड ये स्टडी, ठीक है, ये देखिए कहने का आशा ये था, इसको हम लोग हिंदी में प्रवृत्त अध्ययन कहते हैं। प्रवृत्त अध्ययन कहते हैं, एक प्रकार का शोध होता है। यह एक प्रकार का शोध है जो यह जांच करता है कि कोई घटना समय के साथ कैसे बदलती है, जिसमें उसकी दिशा, है ना, उसकी दिशा और दर भी शामिल होता है, तो प्रवृत्त अध्ययन अक्सर वर्णनात्मक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना, अक्षर वर्णनात्मक होता है, जिसका अर्थ होता है घटना की
व्याख्या करने के बजाय उसका वर्णन किया जाए। घटना की व्याख्या करने के बजाय उसका वर्णन किया जाए, है ना। मतलब रुझान की पहचान किया जाए, प्रवृत्ति प्रगति को ट्रैक किया जाए, इस संदर्भों को दर्शाता है आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ट्रेंड या स्टडी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और जैसे किसी तथ्य या किसी समय बिंदु को अगर आप कहें कि आपने एक ही बार किसी चीज़ को या स्टडी आप कर रहे हो, तो उन प्रक्रिया में आप क्रॉस सेक्शनल को दर्शा सकते हो। और जो एक से अधिक बार, मतलब मैंने कहा था रोगी को, अगर मैं आपसे कहूँ कि रोगी आया हॉस्पिटल में और उससे पहले उसकी क्या स्थिति है और दवा खाने के बाद उसकी क्या स्थिति है, इस तरीके का जो अध्ययन हो रहा है बार बार में, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो, उसको देशांतर अध्ययन कहते हैं हम लोग, देशांतर अध्ययन कहते हैं हम लोग। तो बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 61 का आपके चारों ऑप्शन समझ में आए? क्वेश्चन समझ में? यस सर, क्लियर क्लियर सर। सर थैंक यू सर। हाँ, मिलेगा इसमें, है ना, सारी की सारी। अब देखो एक सवाल आपके सामने और, तो अभी सवाल पर बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे टॉपिक लूंगा, है ना। थोड़ा से बार सवाल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप में हेर फेर नहीं किया जा सकता है? मतलब चेंजेस नहीं हो सकता है। मीन मीडियन मोड है। आवाज अगर आ रही है तो प्लीज एक बार स्पष्टीकरण जरूर करेंगे आप लोग। यस सर। यस सर, आ रही है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो बच्चों, शांति बनाए रखो। चलिए बताओ जरा एक बार इस सवाल का मोड में होगा, बहुलक में सर। बहुलक में? क्या बात कर रहे हो भाई, बहुलक सर? किसी चीज को मैं बार बार किसी, जैसे कोई एक पद दिया गया है, कोई एक श्रेणी दी गई है, उस श्रेणी में जब किसी पदों की प्रक्रिया पुनरावृत्ति होती हो, बार बार रिपीटेशन होता हो, तो उस कंडीशन में हम उसे मोड कहेंगे। सर इसमें तो ये दिया ना सर, बीज गणितीय रूप हेर फेर नहीं कर। हाँ, यहां मेरा शब्द जो बनेगा मैं सर, द मीडियम कैन नॉट बी, जो है मैनिपुलेटेड, वो भी अल्जेब्रिकली में अगर बात करते तो मीन्स बीज गणितीय है। और ये मैं आपको बता दूं सही जवाब है। देखो, द मीडियन इज मेजर जो किया जाता है, माध्यिका जो बेसिकली मेजर किया जाता है, वो मेजर एक सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत किया जाता है। आपने सुना होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की प्रक्रिया में जब भी मैं आप लोगों से इस तरीके की बात प्रस्तुत करता हूँ, तो आप आसानी से इसको कह सकते हो कि माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों आते हैं। और माध्यिका का कभी भी आपको क्रम अगर व्यवस्थित करना है, तो वो चाहे अवरोही क्रम में होगा या आरोही क्रम में होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो इसके गुणों से सवाल पूछ लिया आपसे। देखो, माध्यिका को बीजगणितीय रूप से नहीं बदला जा सकता है, इसे तौला या संयोजित नहीं किया जा सकता है, ये सार्वभौमिक सत्य पर आधारित है, ये गुणात्मक नहीं है, ये तो मात्रात्मक है, ये मात्रात्मक है। समूहीकरण प्रक्रिया में माध्यिका स्थिर होती है, गुणात्मक डेटा पर माध्यिका लागू नहीं होती है। अच्छा, यहां गुणात्मक डेटा पर लागू नहीं होगी, यानी मात्रात्मक पे होगा। फिर तो आप मात्रात्मक, क्योंकि क्वालिटीज है ना, क्वालिटी पे तो भेदभाव हो जाएगा। मात्रात्मक पर, क्योंकि अनुपात, अंतराल, क्रम सूचक पैमाना, स्टीवंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो मापनी दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा अनुपात, अंतराल, ये जो होता है ये माध्यिका में यूज होता है, अतः ये आप कहोगे कि मात्रात्मक होगा, मात्रात्मक होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से यहाँ पर कहूँगा कि इसका सही जवाब जो जाएगा, ये माध्यिका की जब गुण आप पढ़ेंगे ना, तो उस माध्यिका के गुण में 7 शब्दों में लिखा हुआ इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट माना जाएगा। ना कि माध्य सही होगा, ना ही आपका बहुलक सही होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए। नहीं समझ पा रहे हैं तो बताओगे तो फिर बताऊंगा। नहीं समझ गए। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, माध्यिका किसी डेटा सेट में सभी डेटा मानों पर निर्भर नहीं होता है, माध्यिका कभी निर्भर नहीं होता है ना, ये भी बात ध्यान रखिए। प्रत्येक सारणी में एकल माध्यिका होती है, प्रत्येक सारणी में।
है ना। और माध्यिका को बीजगणितीय रूप से नहीं बदला जा सकता। बीजगणितीय रूप, ये सार्वभौमिक सत्य है, किताबों में मिलेगा। बीजगणितीय रूप से नहीं बदल सकते हो, और बीजगणितीय रूप से हेर फेर का बदलने का मतलब ये मैनिपुलेट होता है ना, बदल सकना। और सही जवाब इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। माध्य माध्यिका आपको मिलेगा, सांख्यिकी में मिलेगा, वहां पर मैं आप बात करूंगा माध्य के बारे में, विशेषता क्या है, माध्यिका क्या है और बहुलक क्या है, इनकी विशेषता पर बात करूंगा आप लोगों से। ये देखिए एक सवाल आपके सामने फैक्ट पर है। सवाल क्या कहता है, कहता किसका कथन है कि मैंने अपना शोध असहगामी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृति हुआ तो मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक गैर प्रेक्षक सहभागी रूप में पाया। ये देखिए आपके एक डेफिनेशंस है, और ये डेफिनेशंस किसके द्वारा दी गई है, प्लीज प्लीज नाम आप बता सकते हैं इस प्रश्न के बारे में, क्या उचित रहेगा। विलियम एफ वाइट, सही, ये फैक्ट एमपी सेट में। मैंने अपना शोध असहगामी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हुआ तो मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया, इन्वॉल्व हुआ। तो कहने का मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि नॉन ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट का जो कॉन्सेप्ट है विलियम एफ वाइट का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट के आधार पे सवाल बनता है ना, ये स्टेटमेंट के आधार पे एक सवाल बनता है, और ये सत्य भी है, ये सत्य भी है। क्लियर है, एक बार बताइए बताते चलिए भाई साथ साथ। यस सर। हाँ देखिए एक परिभाषा और बताता हूं, आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी परिभाषा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो कि निदर्शन से है। क्या आपको समझ आ रहा है कि मैं किसकी परिभाषा की बात कर रहा हूं? सैंपलिंग के, हाँ। तो मैं परिभाषा की बात कर रहा हूं, बड़ी फेमस परिभाषा एक ही है, और बार बार बताता हूं आप लोगों को। एक निदर्शन संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है। बताइए किसका नाम बता रहा हूं मैं? गुड्डेन हर्ट की ये डेफिनेशंस है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ बताओ, हेलो। ओके सर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट परिभाषा एक ही भी बन जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। ये भी देखिए हमारे सामने रिसर्च का ही क्वेश्चन है, और कहता है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक है। मैंने आप लोगों को ये किताब बता चुका हूँ। ये किताब किसी के बच्चे होंगे मेलिनोवस्की। हाँ, मैंने जब रिसर्च पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उस दौरान आप सभी लोगों को ये किताब मैं नोट करवा चुका हूँ, और इस किताब में पीवी यंग का नाम आएगा। सोशल वर्क का ये किताब है। सोशल वर्क में पीवी यंग ने समाजकारी शोध के जो स्टेप बताए थे, 15 स्टेप बताए थे पीवी यंग। सन 1944 में 1944 में ये किताब बेसिकली बड़ी प्रकाशित हुई थी, और उस समय चर्चित में रही थी, जो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक को रिप्रेजेंट किया था। मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। शोध के निष्कर्ष को दोहराने की क्षमता बताइए डैश कहलाती है। यह सवाल आपके सामने है ना। अब ये देखो, अगर मैं आपसे करता हूं क्वेश्चन नंबर 65 में जवाब, तो यहां जैसे हम लोगों ने केवल एक वैलिडिटीज और विश्वसनीयता जैसे शब्दों पर भी विचार विमर्श कर चुके हैं पहले भी, है ना। और मैं आप सबसे कहूंगा कि इस प्रश्न में सही तरीके से अगर बात किया जाए कि शोध के निष्कर्षों को दोहराने की जो क्षमता होती है वो विश्वसनीयता होती है।
अब भाई सिंपल बात है, अगर विश्वसनीयता होगी तभी तो आप उस प्रक्रिया को रिपीटेशंस के रूप में दर्शा सकते हो, अदरवाइज उस कॉन्सेप्ट को आप दर्शाओगे ही नहीं। तो मेरे कहने का जो आशय है आप सभी लोगों से, यहाँ सही ऑप्शन जो जाने वाला है वो आपका बी होगा कि दो अध्ययनों को दोहराया गया या माना जा सकता है यदि वे अध्ययन के तहत प्रणाली में निहित अनिश्चितता के स्तर को देखते हुए सुसंगत परिणाम प्राप्त होता है, तो उन्हीं प्रक्रिया में हम लोग विश्वसनीयता शब्द को दर्शाते हैं। तो शोध के निष्कर्ष में दोहराने की क्षमता जो कहलाती है उसे हम लोग विश्वसनीयता कहते हैं, ना कि वैलिडिटी कहते हैं। सही ऑप्शन आपका बी यहाँ पर जाएगा। ये भी रिसर्च का ही क्वेश्चन है ना, रिसर्च का ही क्वेश्चन है। देखिए आगे भी आपको रिसर्च के क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना, आगे अभी आपको रिसर्च के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट के बच्चे के लिए क्वेश्चन है। प्लीज जवाब बताइए कि यहाँ क्या जवाब लगाना उचित रहेगा आप सबके लिए। 66, क्योंकि ये भी मैं आपको देखो, यहाँ आपके ऐसे कोई सवाल नहीं है जो यूजीसी नेट के अगर बच्चे हैं, क्योंकि पहले इनका टॉपिक हो चुका है यूनिट नंबर फर्स्ट इनका हो चुका है, इसलिए मैं इन सभी को बार बार बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। फ्रेडरिक ली प्ले का नाम आता है भाई, अभी हम लोगों ने हाल ही में चर्चा किया था इसके बारे में। जनरली अगर हम बात करते हैं, इनके द्वारा केस स्टडी मेथड सबसे पहली बार सन 1829 में, कब, 1829 में, ध्यान रखिएगा, केस स्टडी का प्रयोग करने वाला फ्रेडरिक ली प्ले महोदय थे। नाम और वर्ष दोनों याद रखिएगा 1829 में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी। और केस स्टडी आप लोगों को हमेशा, ये जब तक आप सोशल वर्क से जुड़े हैं तब तक आपको केस स्टडी करनी पड़ेगी, और तब तक आपको याद होना चाहिए फ्रेडरिक ली प्ले का नाम और सन 1829 यानी 1829। तो इसका सही जवाब क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। सर यूजीसी नेट में थोड़ी कराया सर अभी ये दिसंबर वाले में, यूनिट नंबर 5 में देखेंगे, जून वाले दिसंबर वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जून वाले, हाँ जून वाले बच्चों की बता रहा हूँ मैं। दिसंबर में हो क्या आप, दिसंबर में? यस नहीं, दिसंबर में अभी नहीं हुआ है, दिसंबर में अभी नहीं हुआ सर। अगला सवाल देखो, किस प्रकार का नमूनाकरण, देखो अभी सैंपलिंग आपकी चलने वाली है, आज मैं आपको करवाऊंगा सैंपलिंग। किस प्रकार का सैंपल विधि आदर्श रूप किससे अनुकूल है, जहां पर जनसंख्या के बारे में कोई ज्ञात ही नहीं है, कोई जनसंख्या के बारे में ज्ञात ही नहीं है। अब देखिए आपको सिंपल सी बात है भाई, सैंपल मेथड इसने आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा है और कह रहा है कि वेयर देयर इज नो नॉलेज अबाउट पॉपुलेशंस। बताइए किसमें जनसंख्या का पता ही नहीं होता है। स्नोबॉल में, स्नोबॉल, हाँ आप क्या करते हो स्नोबॉल में कि जैसे आपने 2 लोगों को फॉर्म दिया, वो डेटा लेकर आएगा, इसने 2 लोगों को फॉर्म दिया, डेटा आएगा, ये भी 2 लोगों को फॉर्म दिया, डेटा लेता रहेगा, ये भी 2 लोगों को फॉर्म दिया, डेटा आता है। यहाँ कोई एडमिन के लिए निश्चित नहीं है, संख्या पता नहीं है कि इतने निर्धारित संख्या के लिए की गई है। इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो जनसंख्या के बारे में पता ही नहीं होता इसमें, तो है ना, गुप्त होता है ना यहाँ पे, तो एक प्रकार से है ना। कभी कोई भी जनसंख्या जब तक पूरा आपका उद्देश्य प्राप्त नहीं होता ना, तब तक आपको ये सैंपलिंग चलती रहेगी। अतः आप सभी लोग कहोगे कि स्नोबॉल सैंपलिंग होगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा जाना चाहिए यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ये बात सही लग रही नहीं लग रही, बताओ। यस सर, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, समाज मिति। देखो अभी मैंने शायद आप लोगों से थोड़ा सा जिक्र भी किया था, मैंने आप लोगों को जैसे उनके बारे में जिक्र किया था, स्टीवेंस के बारे में। ये तो समाज मिति शब्द आया है, और इसका संबंध किससे है, जेएल मोरोनो से। भाई क्या कर रहे हो यार यूजीसी के बच्चे, आ रहा है कि या आ ही नहीं रहा है, आप लोगों को बताओ एक बार। आ रहे हैं सर। तो फिर बोलो ऐसे क्वेश्चनों को, है ना। यहाँ पर आप सभी लोग अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। जेएल मोरोनो का नाम आप बताएंगे यहाँ पर, और यही इनका सही ऑप्शन माना भी जाएगा। जेएल मोरोनो का नाम बड़ा ही फेमस रहा है, जेएल मोरोनो महोदय, जैकब एल मोरोनो का नाम समाज मिति के अंतर्गत आता है। मनोचिकित्सक रहे हैं ये, और इन्होंने, अगर मैं आपसे बात करूं तो सोशियोमेट्रिक परीक्षण के लिए सन 1951 में इनके द्वारा एक किताब आई, सोशियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द साइंस करके, और उसी दौरान में ये बताया कि सोशियोमेट्रिक एक विधि है, और इस विधि को ना समूह में बेसिकली गहराई से जानने का प्रयास किया गया, और इन संदर्भों में
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को सुनिश्चित करके या प्रस्तुत करके लोगों का ऑब्जर्व किया गया। एक प्रकार का ये समाजमिति जो है एक विधि के रूप में रिप्रेजेंट हुई है, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आएगा वो बी वाला सही होगा। अगला सवाल भी आपका रिसर्च से है। जब एक चर गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक हो, देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, पहले ही आपको आइडेंटिफाई कर रहा है सब कुछ कि पहला एक वेरिएबल आपका गुणात्मक होगा और दूसरा वेरिएबल आपका जो होगा वो मात्रात्मक होगा, ठीक है। तो उन दोनों के मध्य में ना एक सहवर्ती या सहपरिवर्तित ज्ञात करने के लिए किस मापन का उपयोग किया जा सकता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप यहाँ पे यूले का क्यू, फाई का गुणांक और रैंक का सहसंबंध, ठीक है, गामा और काई स्क्वायर में, काई स्क्वायर बेसिकली अप्रत्याशित शब्द होता है और जो बेसिकली काई स्क्वायर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा आसान सवाल है, प्लीज़ एक बार इसका जवाब दीजिए। आसान क्वेश्चन है, प्लीज़ क्या होना चाहिए? यहाँ आपसे अगर मैं कह रहा हूँ तो जवाब क्या होना चाहिए प्लीज़? देखो सर्वे का पार्ट तो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्टडी केस या स्टडी विधि के अंतर्गत ऐसे पार्टों को जब मैं बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है केस अध्ययन का पार्ट बनेगा इसमें, है ना। और यही पद्धति है जिस पद्धति से हम नियंत्रण समूह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो केस या स्टडी विधि है, केस या स्टडी विधि है। फिलहाल इस सवाल का जवाब मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, फास्ट रिप्लाई करें। सर कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं हो पा रहा है आप लोगों के मन में। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पर विचार करके। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप सभी लोग। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँगा तो आप सभी लोगों को सबसे पहले याद ये रखना होगा कि इस सवाल का जवाब जब भी होगा वो काई स्क्वायर होगा, यानी डी होगा। अब सुनिएगा मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक आप सभी लोग। देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक चर के बीच में संबंध मापने के लिए कौन सा परीक्षण लागू करोगे बताइए? गुणात्मक और मात्रात्मक संबंध के बीच में अगर आपको मापना है परीक्षण, तो उसके लिए आप बताओ कौन सा परीक्षण लागू करोगे? तो आप बताना काई, आप बताओगे काई स्क्वायर। आप क्या बताओगे? काई स्क्वायर। अब देखिए मेरी बात को सुनिएगा, इस परीक्षण का उपयोग गुणात्मक यानी श्रेणीबद्ध डेटा और मात्रात्मक यानी संख्याबद्ध, मात्रा का मतलब क्या होगा? संख्याबद्ध डेटा के बीच में मापन करने की प्रक्रिया को हम लोग बेसिकली निर्धारित करते हैं। तो दो वेरिएबल के बीच में महत्वपूर्ण संबंध जो देखने को मिला वो काई स्क्वायर के अंतर्गत मिला, काई स्क्वायर के अंतर्गत मिला। अतः मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जो ऑप्शन जा रहा है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। एक शब्द आपके सामने यहाँ पे देखो यूले का क्यू आता है, जैसे कि बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत ना मात्रात्मक चर के बीच संबंध की ताकत और दिशा को मापने की बात करता है। और यहीं आपको एक शब्द मिलेगा सहसंबंध गुणांक के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं आर शब्द, है ना। तो वह क्रिया बेसिकली -1 से +1 तक की होती है। तो वहाँ जैसे माइनस वाला नकारात्मक सहसंबंध इंगित करेगा और प्लस वाला आपका सकारात्मक सहसंबंध इंगित करेगा। और एक आता है फाई गुणांक जो हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और आप इसे बेसिकली ना इसका उपयोग दो श्रेणीबद्ध चरों में यूज़ करोगे। दो श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध समझ रहे हो ना? श्रेणीबद्ध मतलब गुणात्मक में यूज़ करोगे। कहाँ पर यूज़ करोगे? यहाँ मात्रात्मक होगा ही नहीं, यहाँ पर केवल गुणात्मक होगा, यहाँ केवल गुणात्मक होगा, है ना। और यहाँ भी -1 से +1 तक का होगा। -1 एक पूर्ण नकारात्मक होगा, यहाँ -1 पूर्ण नकारात्मक होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और +1 पूर्ण सकारात्मक होगा। ऐसे संबंध बेसिकली जीरो का कोई संबंध यहाँ पर नहीं होगा, जीरो का कोई संबंध यहाँ पर नहीं दर्शाया जाएगा, जीरो का, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर 5 में। और एक आता है यहाँ पर रैंक। रैंक बेसिकली एक प्रकार से क्रम को दर्शाना। यहाँ आप टी टेस्ट का उपयोग भी मात्रात्मक डेटा के रूप में दर्शा सकते हो, तो मात्रात्मक चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कोई मात्रात्मक कोई गुणात्मक इस तरीके से रिप्रेजेंट, जैसे यूले का गुणात्मक और फाई का केवल गुणात्मक, रैंक का मात्रात्मक और काई स्क्वायर का मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों काई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देता है। टी टेस्ट केवल मात्रात्मक, टी टेस्ट केवल मात्रात्मक, ऐसे शब्दों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बाद। ये एक प्रकार से सहपरिवर्तित ज्ञात किया जाता है ना।
जहां हम एक प्रकार से कह सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जैसे वेरिएबल को फाइंडिंग कर रहा है। फाइंडिंग मतलब ढूंढने का प्रयास कर रहा है, निकालने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 समझ में आ रहा है क्वेश्चन? प्लीज बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे सामने 70। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? सवाल बड़ा आसान है। आप कह सकते हो कि निम्नलिखित में से किस शोध में नियंत्रण समूह सम्मिलित है? नियंत्रण प्रयोगात्मक शोध विकल्प केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड तो है ही नहीं। नियंत्रण समूह सम्मिलित है, सबसे प्राथमिकता आपको देना है केस स्टडी में, और केस स्टडी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर केस स्टडी नहीं है तो फिर बताइए किधर रुख करेंगे आप, किस पर्टिकुलर एरिया की तरफ रुख करना आपको उचित रहेगा इस सवाल के आधार पर? ऑप्शन सी सर, बी और सी में से होगा एक्सपेरिमेंट। बी या तो सी में से होगा। प्रयोगात्मक शोध अविकल्प की तरफ भी आप जा सकते हैं। सर कंट्रोल ग्रुप की प्रक्रिया है। ओके ठीक है, और भी आप तब तक विचार लगाएं, अपने प्रश्नों के अपनी तरफ रुख करें कि किस साइड ये प्रश्न बेसिकली रुख कर सकता है। सर प्रयोगात्मक होगा। मैं आपको बताता हूँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताया था, अभी अभी मैंने बताया था। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था किस पद्धति में नियंत्रण समूह होता है, किस पद्धति में। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था केस स्टडी में होता है, केस स्टडी में होता है। अब केस स्टडी विधि समझिए आप, सर्वे अनुसंधान सर्वेक्षण का उपयोग करके ना हम केस स्टडी विधि की तरफ रुख करते हैं। केस स्टडी विधि की तरफ रुख करते हैं। केस स्टडी विधि एक सीखने की तकनीकी होता है जिसमें छात्र को एक विशेष समस्या का सामना करना पड़ सकता है ना। तो उन प्रक्रिया में, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर एक एक्सपेरिमेंटल भी तो हो सकता था, प्रयोगात्मक भी। प्रयोगात्मक अनुसंधान वैज्ञानिक एक विधि होता है, शोध डिजाइन होता है, बड़ी सख्ती से इसको पालन करना पड़ता है। परिकल्पना एक वेरिएबल को शामिल करेगी, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस एक वेरिएबल को शामिल करेगी और चर का मापन करेगी, गणना करेगी, तुलना करेगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रायोगिक शोध एक नियंत्रित वातावरण को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही कह रहे थे, बी के बजाय आप सी को लगाएं, बी के बजाय आप सी को लगाएं। सही जवाब आपका सी जाएगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन आपका सी जाएगा इस प्रश्न का। नियंत्रण समूह शामिल किया गया है प्रयोगात्मक शोध में। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी की पार्ट में मान रहा था, लेकिन ये पर्टिकुलर एक बच्चे पर बल दिया। एक अब मान लीजिए ग्रुप में अगर हो रहा तो क्या ग्रुप को नियंत्रित नहीं करेगा? मान लीजिए कम्युनिटी में हो रहा है तो क्या कम्युनिटी को नियंत्रित नहीं करेगा? वहां पर भी नियंत्रित। और इन सभी तीनों प्रक्रिया प्राथमिक प्रणाली में तीनों जगह पॉजिटिव परिपेक्ष में प्रयोगात्मक शोध होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है पॉजिटिव परिपेक्ष में। सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तीसरा आपका सही जवाब जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा। बस बाकी समाजशास्त्र में संरचना शब्द का प्रयोग आ गया। इसका सवाल का जवाब बताइए। यहाँ सर मैं जी बताइए। सर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था सर, सेकंड यूनिट की अगर एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये बोल रहा था सेकंड यूनिट के अगर नोट्स कंप्लीट हो सर तो हमें प्रोवाइड कर दिए जाएं, क्योंकि हमें लगता है हम लोग स्थिति बहुत खराब है एमपी सेट वालों की। एमपी सेट वाले की स्थिति खराब नहीं है भाई, स्थिति बहुत बढ़िया है। ठीक है, एमपी सेट वालों की स्थिति खराब नहीं है, स्थिति बहुत बढ़िया है। दिसंबर में एग्जाम है एमपी सेट वालों का जी। अभी कौन सा स्थिति खराब होगी भाई आप? नहीं मतलब सर एक्चुअली क्या है, आप जैसे आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, जैसे आपने यूनिट फर्स्ट का जो पढ़ाया वो अभी अच्छा गया। आपको मैंने, आप शायद दूसरी बार ये बात मुझसे कर रहे हैं, है ना। और ये आपने पहले भी एक बार आप बोल रहे थे कि पूरे कंटेंट नहीं मिल पाया। भाई एमपी सेट की अभी तो क्लास ही स्टार्ट हुई है, 22 तारीख एग्जाम है बच्चों का। बताइए अब पीसी वाले बच्चों को फोकस किया जाए कि आपको एमपी सेट की क्लास, तो मैं ऐसा तो है ही कि भाई जी चल रहा है, सारी की सीक्वेंस चल रहा, प्रैक्टिस भी चल रही है। नहीं अच्छा चल रहा सर, क्लास का मैं नहीं कह रहा हूँ, क्लास तो अच्छी चल रही सर, समझ में भी आ रहा है एक्चुअल में समझ में भाई। अभी यूनिट नंबर मैंने आपको केवल सेकंड का, आप ओवरव्यूज देखो मेरा। जी सर, ओवरव्यूज देखो, जैसे 22 तारीख के समाप्त होगा मैं उनको सीक्वेंस करना शुरू करूंगा, फिर वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि अभी तो बस मैंने स्टार्ट ही नहीं किया आपका,
यूनिट जी सर। केवल आपको ओवरव्यूज दे रहा हूँ कि ये रिसर्च का पार्ट है और ये रिसर्च से पूछा जाएगा आपको, है ना, ये रिसर्च का पूछा जाएगा, है ना। तो जल्दबाजी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 15 तारीख को एग्जाम है ना, टॉपिक कवर हो ना, सारी चीज़ें कवर किया जाए, प्रैक्टिस वगैरह, तो आप जी सर। बेटर माना जाए। जी सारी सर। चीज़ें कवर टाइम से होगी, आप निश्चिंत रहें। ठीक है पंकज जी, चलिए इस सवाल का जवाब बताइए। कोई बच्चा कह रहा था नहीं, क्या चीज़ कह रहा था? संरचना शब्द का प्रयोग सर। हर्बर्ट स्पेंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये तो प्रश्न आपका थोड़ा सा अलग आ गया समाजशास्त्र के संबंध में, है ना। अब यहीं पर इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि थोड़ा हमने क्वेश्चंस आप लोगों ने कहा था तो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया था। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, इस बात को सभी लोग ध्यान सुनिएगा। एक गुणात्मक शोध होता है और एक मात्रात्मक शोध होता है। एक गुणात्मक शोध होता है और एक मात्रात्मक शोध होता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, जैसे कि गुणात्मक में गुण शब्द आ जाता है, क्वालिटी शब्द आ जाती है, मात्रा में संख्या शब्द आ जाता है। गुण को एक शब्द से और रिप्रेजेंट कराया जाएगा, श्रेणीबद्ध शब्द से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और मात्रा में अगर मैं बात करता हूं तो संख्या शब्द रिप्रेजेंट होगा, संख्यक शब्द आएगा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि स्वभाव से या निगमन विधि पर आधारित हो जाएगा मात्रात्मक, निगमन विधि पर, और आगमन विधि पर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा संख्या। ठीक है। मात्रात्मक शोध को पेपर में एक और नाम आता है परिमाणात्मक, परिमाणात्मक शब्द आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें परिमाणात्मक शब्द आ जाएगा तो आप इसे यहां पर कह सकते हो कि हाइपोथेसिस के दौरान ना, यहां बेसिकली निष्कर्ष की जो आंकड़े होते हैं, निष्कर्ष के आधार पर जो आंकड़े होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो जैसे आपको मिलेगा ना, एक ऑप्शन में मिलेगा सर्वे विधि, तो सर्वे विधि आएगा या सर्वेक्षण शब्द आएगा तो गुणात्मक शोध होगा। आपसे पूछेगा संचरित साक्षात्कार, संचरित का मतलब होता है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, संरचित कह सकते हो भी हो आप, संरचित भी आप बोल सकते हो, संरचित भी बोल सकते हो। और इस कंडीशन में जब भी बात आएगी, ठीक है, तो वहां पर भी आपका गुणात्मक आ जाएगा। अभिलेख आपसे पेपर में आ सकता है, अभिलेख यानी रिकॉर्ड, अवलोकन आपको आ सकता है पेपर में, अवलोकन। ठीक है, रिपोर्ट की समीक्षा करना आ सकता है पेपर में। तो ये सभी चीजें गुणात्मक शोध के पार्ट कहे जाएंगे क्योंकि गुणों पर आधारित है। लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर मात्रात्मक में क्या? मात्रात्मक मानव व्यवहार की गणितीय सूत्रों के बजाय अगर मैं आपसे कहूं कि मात्रात्मक संख्याओं में आधार पे बेस बनाकर, तो उन संदर्भों में हम जैसे चीज़ों को रिलेट कराते हैं यहाँ पर एक कारण का विश्लेषण करने के संदर्भ में। जैसे आप ये शब्दों कह सकते हो सभी लोग कि संख्या पर आधारित। अच्छा, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कब, कहाँ, क्यों, कैसे, प्रश्नों की जांच अगर आपको करनी है तो वो मात्रात्मक होगा या गुणात्मक होगा? बताइए। गुणात्मक होगा सर। गुणात्मक होगा। यदि आपसे ये कहा जाए, प्रश्न में पूछा जाए, बिल्कुल सही बताया आपने, सैंपल की बात किया जाए, फोकस्ड सैंपल की बात, फोकस्ड का मतलब होता है बेसिकली क्या, संकेंद्रित न्यायदर्श की बात किया जाए तो भी क्रिया बेसिकली गुणात्मक चीजों पर आएगी। हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं होगा, हाइपोथेसिस का प्रयोग कहाँ होगा? मात्रात्मक, बस मात्रात्मक में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। केवल मैं कीवर्ड बता दो, संख्या और गुण याद रखिए बस। संख्या से मात्रात्मक पकड़िएगा और गुण से आप पकड़ लीजिएगा गुणात्मक शोध। इस पर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा इनके संदर्भ में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक वर्णनात्मक शोध आता है। वर्णनात्मक शोध को हम एक और शोध के नाम में अगर हम बात प्रवृत्ति, टेंडेंसी सर्वे, अभी मैंने आपको बताया भी था, उसमें भी यूज होता है, प्रश्न आया हुआ था। तो वर्णनात्मक शोध क्या होता है? जैसे नाम से पता हो रहा है कि इस प्रकार का वर्णन जो बेसिकली दर्शा रहा है वो स्थिति का वर्णन दर्शा रहा है। तो स्थिति का वर्णन क्या कहलाता है? वर्णनात्मक कहलाता है। तो यह क्या है, क्या था, जैसे शब्द आता है, क्या है, क्या था, ऐसे शब्द आते हैं, तो इन प्रक्रिया में वर्णनात्मक शोध को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का जो प्रयास किया जाता है इन संदर्भों में आता है। सर्वे पद्धति भी इसमें लागू होती है, सर्वे पद्धति भी इसमें लागू, जिसको हम लोग वर्णनात्मक शोध का नाम देते हैं, है ना। आपने एक शोध है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा एक्स पोस्ट फैक्टो के रिसर्च के बारे में, सुना है आप लोगों ने? यस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर फर्स्ट में भी ये सवाल खूब पूछा जाता है और मैं आपको 2-3 बातें केवल बताऊंगा इससे आइडेंटिफाई करने के लिए। इस प्रश्न को ढूंढना उस प्रश्न में
कि कहीं सोशल साइंस लिखा है, सामाजिक विज्ञान लिखा है, या कहीं व्यावसायिक संगठन लिखा है? अगर ऐसा शब्द कहीं लिखा है ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्स पोस्ट फैक्टो में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरे अगर मैं बात करता हूं, इस अनुसंधान में किसी घटना के संदर्भ में, किसी घटना के संदर्भ, पर्टिकुलर किसी घटना के संदर्भ में, ठीक है, आयोजित किया जाता है। किसी घटना के संदर्भ में यह आयोजित किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद इस मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित होता है। किससे? या स्वतंत्र, याद रखिएगा, स्वतंत्र चर एक आश्रित होता है, एक जो है निराश्रित होता है। ठीक है। और यहां पे आप ध्यान रखेंगे स्वतंत्र चर, ये तीन फैक्ट, तीनों के तीनों एक्स पोस्ट फैक्टो को रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट, इतनी बात समझ में आ गई है? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करिएगा। यस सर, क्लियर है। जी सर जैसे चुनाव के जो रुझान आते हैं वो शायद इन्हीं से संबंधित हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च होता है वो बेसिकली स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीचों में ना कारण और प्रभाव को निर्धारित करने का प्रयास करता है, उनके रीजन जानने का प्रयास करता है, या तथ्य के बाद शोध के रूप में जानने का प्रयास करता है। तो तथ्य जो था, जैसे रुझान था, अब रुझान में कितने वोट मिले, कितने चीजें, और भी चीजें हो सकती है, कोई जरूरी नहीं वोटिंग पे, और भी चीजें हो सकती है, किसी डेटा को कलेक्ट करते दौरान भी आप कह सकते हो वो रुझान। तो तथ्यों के बाद एक्स पोस्ट फैक्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद। पोस्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रक्रिया की बाद, एक्स पोस्ट फैक्टो की बाद, यानी तथ्यों के बाद शोध के रूप में जाना जाता है। तो वहां पर एक शोध पद्धति के रूप में परिभाषित होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्व व्यापी डिजाइन। और पूर्व व्यापी डिजाइन को इंग्लिश में कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो या घटनोत्तर अनुसंधान। बात सही है? ठीक है। इस पर शामिल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे सामने एक शब्द आता है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल बोलते हैं इसको। ऐतिहासिक को क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल नाम से स्पष्ट है, वर्णन तो शामिल होगा, वर्णन तो शामिल होगा, है कि नहीं? लेकिन यहां पे जब हम हिस्टोरिकल की बात करेंगे तो इसका आशय क्या बनेगा? इतिहास, इतिहास से बनेगा। किससे बनेगा बताएं? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। तो मेरे कहने का आशय कि हिस्टोरिकल मेथड बेसिकली अतीत का, यहां पे नोट कर रहा हूं, अतीत, वर्तमान, भविष्य के संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा, है ना, या कार्यकर्ताओं कह लीजिए, वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करता है। बात सही है ना? शांत करना है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य यही बन जाता है, अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाक्रमों को अध्ययन करके भविष्य में उसकी सार्थकता को ज्ञात करना, समस्या का चुनाव करना, समस्या का समय सीमा निर्धारित करना, ये सभी ऐतिहासिक अनुसंधान का पार्ट बन जाता है। अतः आपका ये हिस्टोरिकल पॉइंट भी आपका सही हो जाता है, हिस्टोरिकल मेथड। एक आता है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, है ना, अनुसंधान। देखिए यहां ना पहले से ही उपलब्ध तथ्य होते हैं, और पहले से ही उपलब्ध तथ्यों और जानकारी का उपयोग किया जाता है इसमें, विश्लेषणात्मक में। तो पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग, एवं जानकारी का उपयोग करता है, जानकारी का उपयोग करता है, और ये आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा, मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा। यही ये पेपर में सवाल बन सकता है। तो वो आएगा क्या? विश्लेषणात्मक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। एक आपने ये भी देखा होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम लोग बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा आप सभी लोग।
एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान। ठीक है, इसमें ना अगर मैं बात करता हूं तो ये व्याख्यात्मक अनुसंधान की एक स्थिति होती है घटना के दो पहलुओं के बीच में, जैसे कैसे और क्यों, कैसे एंड क्यों जैसे शब्दों को ये प्रस्तुत करता है। व्याख्यात्मक अनुसंधान किसी घटना की व्याख्या करने के उद्देश्य से डेटा एकत्र किया जाता है। प्रॉब्लम कैसे हुई, प्रॉब्लम क्यों हुई, तो उन्हीं संदर्भ में जो है डेटा को एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की गई जो रणनीति होती है उसी को हम लोग व्याख्यात्मक अनुसंधान बोलते हैं। व्याख्यात्मक अनुसंधान बोलते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, यहां पर इन शब्द में अगर हम बात करें तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे हुई, यह आपको ध्यान में रखना होगा। रट्टा लगाने के परिणाम स्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है, ऐसे सवाल बन सकते हैं आपके सामने। तो वह क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, ध्यान रखना, व्याख्यात्मक अनुसंधान कहलाएगी। क्लियर है? यस। इसे मुख्य रूप से अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जाता है, लघु रूप भी कहा जाता है। घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच में संबंध स्थापित करने पर एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। एक रिसर्च और आता है, वो आता है एक्सपेरिमेंटल। जैसे कि अभी अभी आपने क्या देखा है, प्रायोगिक अनुसंधान से सवाल भी आपने देखा है। प्रायोगिक अनुसंधान से आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा है, देखा है कि नहीं, बताओ। जी सर। तो जैसे मैंने आप लोगों से जब ये सवाल पूछा कि किसी विशेष समय बिंदु पर तथ्य संग्रहण करने वाला अध्ययन क्या होगा, तो वहां पर आपने क्रॉस सेक्शनल शब्द को बताया है ना, क्रॉस सेक्शनल शब्द को बताया। तब मैंने आपसे ये सवाल किया कि निम्न में से बताइए नियंत्रण समूह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तब आपने क्या बताया कि प्रायोगिक अनुसंधान होगा। बताइए, जी सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। हाँ सर, आ रहा है। इसका मतलब यहां पर यह शब्द आ जाएगा कि जब कारण और प्रभाव संबंधों को आप उजागर करने लगो, कारण और प्रभाव के संबंधों को जब आप उजागर करने लगते हो तो उसी कंडीशन में इसे कहा जाता है प्रायोगिक शोध। एक तरह का अध्ययन है ये जो वैज्ञानिक शोध डिजाइन का सख्ती से पालन करता है, सख्ती से पालन करता है। दो या अधिक वेरिएबल का उपयोग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन की प्रक्रिया को हम लोग प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा उसकी है। इस पद्धति का एक लाभ यह भी है कि शोधकर्ता यानी आप को चरों के बीच में ना कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता इसके अंतर्गत रिप्रेजेंट होती है। धूम्रपान की वजह से फेफड़े का कैंसर होता है, तो बताइए यह निश्चित कारण और प्रभाव को संबंध में दर्शाएगा नहीं। धूम्रपान की वजह से फेफड़े में कैंसर होता है या फेफड़े का कैंसर होता है ना, ये संदर्भ को दर्शा देता है। और इसी प्रक्रिया में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नाम लेते हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को बता दूं, एक शब्द आता है शोध के चरण। शोध के चरण में आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर एक ट्रिक PhD कैग करके, PhD कैग, ठीक है, यह आपको कैग CAG होगा, ठीक है, CAG कैग, और लास्ट में R डाल दीजिए। तो आप आसानी से यहां पर कह सकते हो कि P से आपने जो दर्शाया वो प्रॉब्लम को दर्शाया, H से आपने जो दर्शाया वो हाइपोथेसिस दर्शाया, परिकल्पना, D से डिजाइन यानी अभिकल्प, C से कलेक्शन यानी संग्रहण, यानी कलेक्शन मतलब संग्रह होता है, और एनालिसिस A से दर्शाया जिसको विश्लेषण, G से जनरलाइजेशन आपने बताया, और R से आपने क्या दर्शाया, रिपोर्ट। ये ट्रिक है, अगर ये ट्रिक आपको पता है तो आप शोध की जो चरण होते हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। यही इसका क्रम है। कभी कभी P और H के बीच में यहां अगर हम बात करते हैं तो एक और शब्द आता है, वो लिटरेचर ऑफ रिव्यू आ जाता है।
साहित्य समीक्षा हम लोग कहते हैं, इसके बीच में आता है ना। तो ये भी आप लोगों के परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आपने चरों के प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा चर के प्रकार 2 होते हैं, हालांकि चर के प्रकार कई होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपको दर्शाना स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, और स्वतंत्र चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निराश्रित चर भी बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है। निराश्रित चर को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे। और एक होता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम लोग आश्रित बोलते हैं। आश्रित को आप कह सकते हो परतंत्र चर भी बोल सकते हो, है ना, ये भी बोल सकते हो। तो कहने का आशय मेरा ये है कि जो स्वतंत्र वेरिएबल होता है जिस पर प्रयोगकर्ता यानी आप प्रयोग करता है, आप शोध करता है, आपका क्या होगा, इस पर नियंत्रण होगा, आपका नियंत्रण है। जैसा चाहोगे वैसा मैनिपुलेट कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। आप मान लीजिए अगर मोटिवेशन दोगे, प्रेरणा दोगे तो बच्चा सीखेगा। तो बच्चा जो शब्द आता है, जो शिक्षार्थी शब्द आता है, वो आश्रित होता है। ये आश्रित चर होता है। ये वो चर होता है जिसका अध्ययन तथा मापन किया जा सकता है। हम मापन और अध्ययन कर सकते हैं किसका, आश्रित वेरिएबल का। और यहाँ पर है कौन, ये स्टूडेंट है, यानी बच्चा, यानी शिक्षार्थी है यहाँ पर, है ना। अब प्रयोगकर्ता पर इसका कोई नियंत्रण नहीं। अब ये थोड़ी ना नियंत्रित करेगा शोधकर्ता को, ये नियंत्रित नहीं करेगा ना। नियंत्रित करता कौन है, नियंत्रित करता कौन है, नियंत्रित करता शोधकर्ता है। और शोधकर्ता किसको कर रहा है, स्टूडेंट को कर रहा है। तो टेक्निक में बदलाव करो, बच्चे भी बदलाव आएगा। तो ये प्रक्रिया आती है 2 वेरिएबल के परिप्रेक्ष्य में। इन्हीं दोनों के बीच में एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो मध्यस्थ चर आ जाता है ना। बीच में इन दोनों के बीच में एक और चीज बन जाती है, मध्यस्थ चर वाला भी बन जाता है। हालांकि ये यूजीसी नेट का पार्ट में हो सकता है आप लोगों से मध्यस्थ चर से भी सवाल बना दे, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है इन प्रक्रिया में। मध्यस्थ सर, मध्यस्थ चर में कौन आता है? इंटरवल्स, जैसे मैं आपसे कहूँ मध्यस्थ चर के रूप में जाने जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हस्तक्षेप चर को। आप समझिए इसको बारे में। कहने का मतलब ये हुआ सर कि स्वतंत्र चर और जो है आश्रित चर, इन दोनों चर, स्वतंत्र चर यहाँ पर है, आश्रित चर नीचे है, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना और एक दूसरे के चर को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे चरों की प्रक्रिया को समझने में सर ये मध्यस्थ चर हो जाता है। जैसे आपने कहा ना टेक्निक को लगाना, प्रेरणा क्या हुआ, प्रेरणा आपका क्या हुआ, क्योंकि प्रेरणा आप दे रहे थे, प्रेरणा तो स्टूडेंट आगे बढ़ा ना, तो प्रेरणा क्या हुआ, ये मध्यस्थ चर हुआ, ये बीच का चर हुआ ना। प्रेरणा भी तो चर है भाई, वेरिएबल है। हाँ सर, क्लियर। हाँ, इसी को बोल रहा था मैं, ये मध्यस्थ चर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन प्रक्रिया में ये शब्द भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने नाम सुना होगा आंकड़े स्रोत, जैसे आंकड़े यानी डेटा के कुछ रिसोर्सेज होते हैं, है ना, कुछ रिसोर्सेज होते हैं। क्या जानते हो 2 टाइप के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। हाँ, आंकड़ों के जो स्रोत होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने भी कहा कि एक प्राथमिक होता है और दूसरा जो होता है द्वितीयक होता है। प्राथमिक डेटा को भी अगर हम बात करते हैं, जैसे आप कह सकते हो प्रत्यक्ष अवलोकन, है ना, आप इसको प्रश्नावली विधि भी बोल सकते हो, आप अनुसूची भी बोल सकते हो, आप साक्षात्कार भी इसी में कह सकते हो, प्राथमिक डेटा में साक्षात्कार। आप वैयक्तिक अध्ययन भी बोल सकते हो, वैयक्तिक अध्ययन भी बोल सकते हो। आप प्रक्षेपी प्रविधियां भी लगा सकते हो। CAT आता है ना, CAT का नाम आपने सुना होगा, TAT का नाम आपने सुना होगा। ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। आपने MMPI का नाम सुना है? MMPI, मिंसीपोर्टा टेस्ट होता है क्या? MMPI, हाँ, MMPI जो टेस्ट होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं द मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MPPI टेस्ट के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा ही फेमस टेस्ट ये रहा है, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री टेस्ट, जो बेसिकली निदान के लिए ये बेसिकली फेमस हुआ है। नैदानिक मूल्यांकन उपकरणों को ये रिप्रेजेंट करता है। सन 1930 के दशक के अंत में इस टेस्ट को लाया गया था, ठीक है। और ये भी आपको बेसिकली किस में शामिल किया गया है, प्राथमिक डेटा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। यही द्वितीयक जो स्रोत होते हैं,
इसमें दो टाइप का होता है। समाजमिति, अभी आपने जेल मोरोनो का नाम सुना था, समाजमिति में जेल मोरोनो का नाम आपने सुना था अभी, तो जेल मोरोनो 1951 में, तो ये बेसिकली किस में आ जाएगा, प्राथमिक में आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जब द्वितीयक की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप बनता है, एक तो व्यक्तिगत आधार पे बन जाएगा और एक आपका सार्वजनिक आधार पे बन जाएगा। जो व्यक्तिगत आधार पे बनेगा ना, जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ जीवन इतिहास मतलब केस स्टडी, अभी आपने नाम देखा था फ्रेडरिक ली प्ले का नाम सन 1829 में इसने विकसित भी किया था, अभी मैंने पढ़ाया आपको। आत्मकथा का नाम आपने देखा, आत्मकथा आ जाएगी इसमें, डायरी इसमें आ जाएगा, पत्र लिखन आ जाएगा, ये सब व्यक्तिगत हो जाते हैं विधि। और सार्वजनिक में क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाता है इसमें, रिपोर्ट आ जाता है इसमें, सांख्यिकी आंकड़े इसमें आ जाते हैं, है ना, इस तरीके के डेटा इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताओ। यस सर। ये प्रक्रिया बेसिकली इनके संदर्भ में आ जाता है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, जैसा कि आप सब जानते हो, जहां पर सभी को चुने जाने की बराबर बराबर संभावनाएं होती हैं, जहां पर चुने जाने की सभी को बराबर बराबर संभावनाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हो सैंपलिंग, और प्रक्रिया में दो पार्ट होता है, जिसमें से एक नाम आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी होता है। और प्रोबेबिलिटी में जब हम बात करते हैं जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसी प्रोबेबिलिटी में टॉस विधि आती है, पासा आता है, लॉटरी विधि आती है, फिश बॉल ड्रा आता है, टिपिट प्रणाली आती है। टिपिट प्रणाली की सबसे जो संख्या अधिकतम दर्शाई गई है वो 10,400 दर्शाई गई है। ये पेपर में शायद आरपीएससी में सवाल आ भी चुका है, मैंने आपको करवाया भी था उस समय टिपिट प्रणाली में, ठीक है। तो ये क्रिया बेसिकली दर्शाई जाती है, इसमें विधि के रूप में रिप्रेजेंट होता है। एक आता है नॉन प्रोबेबिलिटी। जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर ना हो, अपने मनमर्जी से कर रहा हो, ठीक है, तो उन प्रक्रिया में ये शब्द रिलेट होता है। तो मेरा कहने का मतलब होता है जब बराबर बराबर चुनोगे तो वहां पे कई सैंपलिंग का पार्ट यूज होता है। जैसे आप ये कह सकते हो, एक तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग आएगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और एक आपका इसमें होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, एक इसमें आता है एरिया या आप कह लीजिए क्लस्टर सैंपलिंग, या आप एक कह सकते हो सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये चार टाइप के प्रोबेबिलिटी में आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो इसमें कई पार्ट शामिल हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो एक कोटा सैंपलिंग आता है। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि संख्या निर्धारित नहीं होती है, संख्या बेसिकली फिक्स नहीं है, वो संख्या आगे भी आ सकती है जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, गुप्त और छिपी जनसंख्या वाला न्यायादर्श क्या कहलाता है आपका, सॉरी कोटा नहीं यार, वो तो स्नोबॉल होता है, कोटा तो अलग होता है, कोटा अलग होता है, कोटा तो कोटे में संख्या निश्चित होती है सर। कोटा का निश्चित होता है। स्नोबॉल की बात मैं कर रहा था, स्नोबॉल। तो जब मैं आपसे स्नोबॉल की बात करूं, स्नोबॉल की, तो स्नोबॉल की सैंपलिंग में यहाँ पे डेटा बेसिकली निर्धारित नहीं होता, गुप्त होता है ना। शोधकर्ता अनौपचारिक संबंधों के आधार पर प्रक्रिया का संचालन करता है। ये जनसंख्या का निश्चितकरण नहीं देखने को मिला है इसमें, लेकिन कोटा में ना जनसंख्या का निश्चितकरण देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आपने किसी हॉस्पिटल में गए, एलोपैथी के कितने डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के कितने डॉक्टर हैं, और फिर आयुर्वेदिक के कितने डॉक्टर हैं, इसके संख्या के आधार पर स्ट्रेटिफाइड कर देते हो एक प्रकार से, वर्गों के आधार पर, है ना। तो ये चीज़ें कोटा को दर्शा देती है। एक आता है एक्सीडेंटल सैंपलिंग, है ना, अचानक जो कहीं पर भी मिल जाए, है ना, कोई आपने योजना वगैरह नहीं बनाया है और कहीं पर मिल गए और आकस्मिक आपने उससे डेटा प्राप्त कर लिया। लेकिन ध्यान रहे कि वो सैंपलिंग का पार्ट है ना, ऐसा नहीं कि कोई अदर पर्सन से आपने ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होता है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, मतलब उद्देश्य के लिए शोध किया जाता है ना, उद्देश्य के लिए। मान लीजिए दिल्ली कोई एरिया है, उस एरिया में अगर हम बात करते हैं प्रभावित हुआ है भूकंप से, आप ऐसी एरिया पर आप कर रहे हो तो ये उद्देश्यपूर्ण हो जाता है एक प्रकार से आप कह सकते हो। सीमित क्षेत्रों पर भी रिसर्च किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। ये सैंपलिंग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सैंपल में ऐसा कुछ चीज़ें इसमें रह नहीं गई है, जो भी रिसर्च का पार्ट था ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और एक टेस्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बेसिकली आपने टी टेस्ट और जेड टेस्ट जैसे शब्द आपने देखा होगा, है ना। मैं एक बार उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सही रहेगा। टी टेस्ट, यस सर, बताइए। जेड टेस्ट भी दोनों थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, है ना।
और इन प्रक्रिया में मैं चाहूँगा कि इसको आप याद रखेंगे तो सबसे बेटर माना जाएगा इस प्रक्रिया में, है ना, टी टेस्ट और जेड टेस्ट। चलिए ये भी थोड़ा सा देख लीजिए आप। बाकी रिसर्च का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये मैंने आपको कवर करा दिया है। चलिए शुरू किया जाए। यस प्लीज। देखिए आपके सामने एक आता है यहाँ पर जेड टेस्ट और एक सामने आपका आता है टी टेस्ट। टी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से टी टेस्ट को हम लोग स्टूडेंट परीक्षण भी कह सकते हैं। देखिए जनसंख्या ज्ञात होती है बेसिकली जेड टेस्ट में, और टी टेस्ट में क्या होता है, अज्ञात होती है। बड़ा आमतौर पर अगर हम बात करते हैं बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता है जेड टेस्ट। आप ऐसा कह सकते हो कि 30 से प्लस हो सकते हैं, लेकिन छोटे तौर पर अगर हम बात करें 30 से कम की प्रक्रिया में तो आप दर्शा सकते हो कि टी टेस्ट। ये पेपर में एक बार सवाल भी आया था, हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी अच्छा खासा किया था। सामान्य वितरण रिप्रेजेंट करेगा ये भी और ये भी। बेसिकली स्वतंत्रता की कटौती पर बेसिकली नहीं होता है, और मैं आप सबसे कहूँगा कि टी टेस्ट जो होता है ये बताता है कि परीक्षण करता है कि क्या जनसंख्या माध्य और परिकल्पित मान के बराबर है, यानी एक प्रकार से माध्य और हाइपोथेसिस जैसी प्रक्रिया को ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और डेटा सामान्य रूप से वितरित हो, जनसंख्या मानक विचलन पर ज्ञात हो, तो जनसंख्या मानक विचलन होता है। तो जनसंख्या मानक विचलन पर आप याद रखिएगा, मानक विचलन पर अगर याद रखिएगा आप लोग, वो जेड टेस्ट का पार्ट बनेगा, जेड टेस्ट का पार्ट बनेगा। इस प्रक्रिया में आप इसे भी ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन करना जेड टेस्ट बहुत ईजी होता है ना, ईजी होता है, ये सरल होता है, ये पेपर में लिखा मिलेगा आपको, सरल होता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे टी टेस्ट को लेकर तो ये थोड़ा सा जटिल होता है, ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंतर्गत मानक विचलन अज्ञात होता है इसमें, क्योंकि ऊपर अभी मैंने बताया यहाँ पर ज्ञात है मानक विचलन, तो यहाँ पर अज्ञात होता है, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर जेड टेस्ट और टी टेस्ट। इस तरीके की संख्या बेसिकली रिप्रेजेंट होता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। जब प्रत्येक समूह के नमूनों की संख्या अलग अलग होगी ना, और दो डेटा के सेटों का विचलन अलग अलग होगा, तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वो टी टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे टी टेस्ट का वो प्रयोग हो रहा है। ऐसा आप आइडेंटिफाई यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके के आधार पर। क्लियर रहेगा, बताइए प्लीज। स्वतंत्रता की डिग्री का नाम सुना है आपने, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पेपर में सवाल बनता है, वो टी टेस्ट को रिलेट कराएगा। जेड टेस्ट में स्वतंत्रता की डिग्री शामिल नहीं होती है। पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, स्वतंत्रता की डिग्री किस में शामिल होती है, तो आप बता सकते हो टी टेस्ट में, टी टेस्ट में। क्लियर है, ये एक भी बताइए, कंफर्म करिए। यस सर। जी सर। हाँ। तो ये चीज़ आपको इसके अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये मेरे समझ से मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द थे जो मैंने आपको बताया, टी टेस्ट और जेड टेस्ट। यही परीक्षा के दौरान में आप लोगों से सवाल बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कुछ किताबें हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट कर लीजिए रिसर्च के संबंध में, जैसे पेपर में अगर आपसे आ जाता है तो आप बता सकते हैं आसानी से। आप ध्यान रखने वाली बात यह है आप सभी के लिए, द ग्रामर ऑफ साइंस एक किताब है, द ग्रामर ऑफ साइंस ये किताब है। और इन प्रक्रिया में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो क्या नाम आएगा, द ग्रामर ऑफ साइंस, पापर एंड कार्ल पापर, कार्ल पापर का नाम लगेगा 1934। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन करके नाम आएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक, ठीक है, रिवॉल्यूशन। कार्ल पियर्सन नाम 1892 को आप दर्शा सकते हैं, 1892 को आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। द रोमांस ऑफ रिसर्च, द रोमांस ऑफ रिसर्च, और आप यहाँ पे रेमंड एंड मोरी का नाम दर्शाएंगे, रेडमैन एंड मोरी का नाम सन 1923 में इनका किताब का नाम लिखेंगे आप, ठीक है।
क्लियर रहेगा, द रोमांस ऑफ रिसर्च। ठीक है, सर पहली वाली बुक का ईयर क्या है? किसका? सर, पहली वाली बुक का ईयर। द ग्रामर ऑफ साइंस, यस। 1934। 1934। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, एक और किताब का नाम, मेथड इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च, और इस संदर्भ में आप गुडेन हार्ट का नाम लगाएंगे। देखिए 1992 में एडिशन आया, 2017 में भी। ठीक है, ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें रहेंगी। क्या की खोज कौन करता है बताइए? क्या की खोज में कौन सा रिसर्च शामिल होता है? क्या की खोज में, क्या की खोज में बताइए कौन सा रिसर्च होगा? क्या की खोज में? सर एक्सपेरिमेंटल। हाँ, प्रायोगिक रिसर्च होता है, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल का नाम देते हैं। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया मैडम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या के शब्द को लेकर। चले, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है ना, इतना ही रखिए आप सभी लोग। कल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में क्लास चलेगी कल। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लेकर क्लास चलेगी कल, और शाम की होगी प्रैक्टिस आप लोगों की। ठीक है।